कि किस तरह बिहार ने कहां प्रगति की है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने पूरी दुनिया और देश में एक नई प्रतिबिंब और पहचान बनाई, नई करवट ली। न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, और इसका ज्वलंत प्रमाण अभी हमने देखा विधानसभा का आपके पहला बजट चुनाव के बाद। 2005 में बिहार का कुल बजट महज 29,000 करोड़ के लगभग था। आज 2026-27 में बिहार के बजट का आकार 10 गुना बढ़कर 3.47 लाख करोड़ है। यह उल्लेखनीय पहलू है। और इस बजट का सबसे रिमार्केबल एस्पेक्ट एक और है कि 35% इसमें राजस्व खर्च का प्रावधान है और लगभग 65% पूंजीगत खर्च, यानी रेवेन्यू से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 गुना खर्च। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, महिलाओं वंचितों की उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। बिहार का लक्ष्य 14% ग्रोथ रेट हासिल करना। इस तरह आज बिहार देश का बहुत अग्रणी और विकसित राज्य बनने की ओर है। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी की अभिनंदनीय उपस्थिति यहां है। आज कैसे गौरवशाली अपने अतीत और परंपराओं और इतिहास के साथ बिहार नवीनतम टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। माननीय सभापति राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में संसद में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को अपनाया गया। सारी पुराने रिकॉर्डों को डिजिटाइज किया जा रहा है और बिहार की विधानसभा की, विधानमंडल की लाइब्रेरी तो अद्भुत रूप से संपन्न है। नया मेटा डेटा विकसित किया जा रहा है जिससे सूचनाओं को बहुत आसानी से खोज सकें आप। एआई के इस दौर में एक इफेक्टिव विधायक, सशक्त विधायक आप कैसे बन सकते हैं, उसके लिए जितनी सुविधाएं नई तकनीक आपको देती है, शायद पहले के लोगों को यह अवसर उपलब्ध नहीं था। सदन की कार्यवाही को पेपरलेस बनाने, सदन की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करने, हमारी विधायी संस्थाएं चाहे संसद हो या विधानमंडल प्रमाणिक सरकारी दस्तावेजों की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोजिटरी हैं। आम बजट या आर्थिक सर्वे जैसे सरकार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ऑनलाइन में अब प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजिटल संस्करण संरक्षित रहे। हाल में लखनऊ में आयोजित AIPOC ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में विधायी संस्थाओं की सक्षमता को मापने के लिए मानक नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स तैयार करने पर सहमति बनी। यह बड़ा रिमार्केबल कदम है। कैसे हमारे नागरिक, लोकतंत्र में जनता हमारी विधायी निकायों की कार्यप्रणाली और कार्यक्षमता को जांचने परखने का काम कर सकती है। एक नया मानक होगा कि लोग अपने विधायकों, सांसदों को कैसे आंक सकते हैं। जनता और उनकी चुनी हुई विधायिका के बीच संपर्क को सुगम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ही आवश्यक है और डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से माननीय सदस्य अपनी क्षमताओं का लगातार विकास कर सकते हैं और बड़े समृद्ध ढंग से अपने कामकाज का निष्पादन कर सकते हैं। सदस्य अपने अपने क्षेत्र में चल रहे विकास कामों की नियमित निगरानी भी इस टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला और राज्य स्तर पर डैशबोर्ड विकसित किए जा रहे हैं या करवा सकते हैं। सदन की चर्चाओं में प्रभावी भागीदारी के लिए अब उन्हें बहुत शोध सामग्री कराने के बजाय इन इंस्ट्रूमेंट से, इन नए टेक्नोलॉजी AI के माध्यम से बहुत प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। और बिहार तो इस नए टेक्नोलॉजी के युग में मूल्यों की विरासत सबसे महत्वपूर्ण है। यह भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की मिट्टी है। नवचिंतन की उर्वर भूमि, क्रांतिकारी लोकतंत्र की भूमि, स्वाधीन भारत के लोकतांत्रिक संस्कारों को बनाने और संविधान को गढ़ने में बिहार के नेताओं, मनीषी नेताओं का वंदनीय योगदान रहा है। भारत की संविधान सभा के दोनों अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से चुने गए थे। इसके अलावा बाबू जगजीवन राम, जयपाल सिंह मुंडा, अमियो कुमार बोस, KT शाह, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, सत्यनारायण सिन्हा जी, श्री कृष्ण सिन्हा जी जैसे महान राजनेताओं ने संविधान के निर्माण में महती योगदान दिया। और आज़ादी के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय जीवन में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए युवाओं की संपूर्ण क्रांति का आह्वान इसी धरती, इसी पटना से किया, जिसमें बिहार का पार्टिसिपेशन उल्लेखनीय रहा। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उसी संपूर्ण क्रांति के सुचितापूर्ण राजनीति के आदर्शों के
प्रतिनिधि हैं। बिहार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे मनस्वी को मुख्यमंत्री दिया। जब संविधान बन गया, कहां से आप सशक्त विधायक बन सकते हैं और विधानसभा कैसे सशक्त हो सकती है? तो मैं याद करना चाहूंगा कि राजेंद्र बाबू ने संविधान बनने के बाद क्या कहा। अब मैं उनको कोट करता हूं, इफ द पीपल हु आर इलेक्टेड आर कैपेबल एंड मेन ऑफ कैरेक्टर इंटीग्रिटी, यानी चुने गए लोग अगर कैरेक्टर के होंगे, इंटीग्रिटी के होंगे, तो डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा तो उसको सर्वश्रेष्ठ बना देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं किसी चीज पर अगर कमजोर भी दिखाई दिया तो इस चरित्र के लोग संविधान को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, विधायिका को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। वो कहते हैं आगे राजेंद्र बाबू, आफ्टर ऑल ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ए मशीन इज लाइफलेस थिंग, it acquires life because of men who control it and operate it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. आज भारत को ऐसे लोगों की जरूरत है, ईमानदार लोगों की, प्रतिबद्ध लोगों की, जो देश के प्रति समर्पित हो। ऐसे लोग इस संविधान के सपने को साकार करेंगे। उनके कहने का अर्थ था कि संविधान तो एक निर्जीव मशीन जैसा है, यह उन लोगों के कारण जीवंत बनता है जिन पर इसका दायित्व होता है। तो यह दायित्व आपके ऊपर है। और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने भी यही बात कही थी, जिसका मैं लंबा कोट करूं तो समय लगेगा, लेकिन आशय था कि जिस दिन लोग निजी हित या पार्टी का हित देश के हित से ऊपर रख देंगे तो फिर देश गुलाम होगा और शायद हमेशा के लिए अपनी आजादी खो दे। यह डॉक्टर आंबेडकर साहब की चेतावनी या हम सब के लिए एक सबक था। मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। इसी महान बिहार से आदरणीय नीतीश कुमार जी के सौजन्य से राज्यसभा का सदस्य बना 2014 में दिल्ली गया, पुराने संसद भवन को देखा जो आज संविधान सदन है। उसमें अनेक जगहों पर प्राचीन ग्रंथों से हमारे लोक प्रशासन के आदर्श वाक्य और उक्ति उकेरे हुए हैं। बहुत ध्यान से मैं पढ़ता था, उसकी एक बुकलेट भी प्रकाशित है, और विचार करता था कि स्वाधीनता आंदोलन के जिन मनीषियों ने इस विधायी संस्था का गठन किया, इसकी कल्पना की, इसको इफेक्टिव बनाने का सपना देखा, जिसके आज हम सदस्य हैं, उन्होंने इन्हीं प्राचीन हमारे आदर्शों को ध्यान में रखकर लोकतंत्र की रचना की। मैं आपको बताऊं, इतने बड़े देश के 308 चुने हुए सदस्य 2 साल 11 महीने 18 दिन तक 11 सत्रों में वो बैठे। 395 अनुच्छेदों और 8